औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हम अपने आज लेक्चर का स्टार्ट अपनी हदीस से करते हैं। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज है, कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मेरी आँखों को ठंडक मिलती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज जो है वो बाकायदगी से अदा करें। ठीक है, इसके साथ हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स, ये हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा, न्यूक्लिक एसिड जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है ऑफ आवर एवरी लिविंग सेल। लिविंग सेल का ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड। इसके बेसिकली बेटा 2 टाइप्स हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? अब डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है वो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है। पेंटोज शुगर मींस 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर वाली शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है, और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है इन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डीएनए की न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स आती हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जो है वो उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए कंसिस्ट होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर पे। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। और डीएनए जो था वो फर्दर इसकी डिस्कवरी जो थी सबसे पहले की थी 1953 में। साइंटिस्ट था वाटसन एंड एफ क्रिक। इसने जो है वो डीएनए की डिस्कवरी की थी। इन्होंने कहा था कि डीएनए का जो वो मॉलिक्यूल है वो एक लॉन्ग चेन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि बेस करता है शुगर पे, फॉस्फेट पे और बेस पे। किस तरह से इसने डबल हेलिकल, इसने कहा कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह से होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर बेस भी प्रेजेंट होगी, फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और शुगर भी प्रेजेंट होगी। ये इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसे डबल हेलिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है। हम लोग बायोलॉजी में जो बायो में हमारा चैप्टर है डीएनए का, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल बताई हुई है डीएनए की, यहाँ पर नहीं। इसका एक एंड जो है वो 3 प्राइम एंड होता है और एक एंड जो है वो क्या होता है, 5 प्राइम एंड। कुछ इस तरह से होता है। अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के अंदर क्या किए हुए हैं, ओवरलैप किए हुए हैं। ठीक है, अब ये जो है डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, इसके अंदर बेस भी प्रेजेंट है आपकी। ठीक है, अब बेस कौन कौन सी प्रेजेंट है? ठीक है, वो जो इसके अंदर बेस प्रेजेंट होती है वो होती है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थायमिन। साइटोसिन और ग्वानिन में बेटा प्रेजेंट होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन और थायमिन में प्रेजेंट होते हैं डबल बॉन्ड, क्योंकि हमारे इस डबल स्ट्रैंड के अंदर बेस प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर। जो बेस प्रेजेंट है वो ये बेस हैं साइटोसिन, ग्वानिन। इनका बेटा आप लोगों के पास पेयर मौजूद होता है। ठीक है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयरिंग करती है और एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ पेयरिंग करती है। ठीक है, इसके बाद डीएनए का फंक्शन आता है कि डीएनए का बेसिक फंक्शन क्या है। डीएनए जो है वो परमानेंट स्टोरेज प्लेस है फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन दी न्यूक्लियस, के वो न्यूक्लियस को अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो देता है
क्या फंक्शन है इसका? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो किसको देता है? न्यूक्लियस को, ठीक है। और फिर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इस तक आती हैं उसको क्या करता है? स्टोर करता है अपने अंदर, और फिर जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक जनरेशन से पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र करता है। मींस उसके पास आई इंफॉर्मेशन, उसने अपने अंदर स्टोर की, और नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो उसने क्या किया? उसको ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। अब ये इसका डीएनए का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि जनरेशन टू जनरेशन में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करता है। इसके अलावा हाउ टू सिंथेसाइज पर्टिकुलर प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड्स से भी सिंथेसाइज जो है वो किए जाते हैं। जैसा कि कुछ इंस्ट्रक्शन इसके पास आती हैं थ्रू प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। अब ये जो इंस्ट्रक्शन आती हैं इसके पास, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन इसको दी जाती हैं फर्दर, ताकि ये आगे जनरेशन टू जनरेशन जो है वो प्रोवाइड करे, इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, ठीक है। जो भी इसके अंदर जीन्स, अब जाहिर सी बात है जो भी इंफॉर्मेशन आई वो जीन्स के थ्रू आई, और जीन्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब जीन्स क्या होता है? जीन्स जो होता है वो बेटा होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। हम उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे बात की कि वो जनरेशन टू जनरेशन आ रही है, और उसको जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। अब ये जो इंफॉर्मेशन है हमें डिटरमिन हम लोग जिसमें कर सकते हैं वो या तो कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या मैन हो सकता है, वुमेन हो सकती है, डंकी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है, इवन के सेल्स भी हो सकते हैं, या तो वो नर्व सेल्स भी हो सकते हैं या वो मसल सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो डीएनए का हमने रेप्लिकेशन की थी इसकी, ये इसके 2 स्ट्रैंड थे, ये किस तरह से जो है वो फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अगर बेटा ये एक डीएनए का ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास डीएनए का एक ये स्ट्रैंड है और एक ये आपस में दोनों जो हैं क्या करते हैं? रेप्लिकेट होते हैं। एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो हम इसको कहते हैं टेम्पलेट। क्या कहते हैं? टेम्पलेट। अगर ये दोनों इक्वल, मतलब ये इसके साथ बिल्कुल इक्वल जो है वो पेयरिंग कर लेता है, मीन क्रॉस हो जाता है, तो मीन्स के आपका डीएनए जो है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, उसमें कोई भी जो है वो गलती नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर ये ओवरलैपिंग सही नहीं करता तो ये क्या करता है? रॉन्ग हो जाती है और आगे फर्दर इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से कोई ना कोई जो डिज़ीज़ है वो कॉज हो जाती है और आपका फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होता सही, जिसकी वजह से कोई डिसऑर्डर जो है वो डिज़ीज़, जीन डिसऑर्डर जो है वो आपका हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो जीन्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करती हैं, और डीएनए से आरएनए का बनना। अभी हमने बात की कि ये जो स्ट्रैंड हैं अगर ये सही तरह से ना जुड़ सकें तो हमारा जो है वो फॉल्ट आ जाता है उसमें, जिसकी वजह से कोई डिज़ीज़ जो है वो अकर हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर
हमारा जो है वो डीएनए से आरएनए का बनना मीन्स डीएनए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ भेजता है, आरएनए को। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बेटा उस प्रोसेस को? डीएनए से आरएनए का बनना क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? ये था हमारा डीएनए का टॉपिक। इसके साथ हमारे पास अब इंफॉर्मेशन बेटा यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ डीएनए का हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो नहीं गए, सिर्फ हमने इसका क्या पढ़ा, फंक्शन देखा और इसके अंदर देखा कि कौन सी बेस प्रेजेंट होती है, शुगर प्रेजेंट होता है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और बेस प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमने सिर्फ इस हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो बेसिकली होता है कि वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कुछ पॉइंट जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, हम लोग भी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता पॉइंट है वो है आरएनए। अभी हमारे पास डीएनए से इंफॉर्मेशन आई है आरएनए तक और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए क्या है? आरएनए जो है बेटा वो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसको क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं हम लोग। इसको कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर राइबोस शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है। आरएनए का क्या काम है? आरएनए का बेसिक फंक्शन है, इसको मैसेंजर आरएनए, इसको मैसेंजर भी कहते हैं। आरएनए को डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से फर्दर जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस होगी, इसके पास इंस्ट्रक्शन आएगी और ये प्रोटीन्स की जो है वो सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए टू ट्रांसमिट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड आरएनए रिसीव्स। अब क्या किया? डीएनए ने सारी इंफॉर्मेशन आरएनए को दी थी, आरएनए ने उसको क्या किया? रिसीव किया, उसको रीड किया, उसको डिकोड किया और उसको यूज किया टू सिंथेसाइज प्रोटीन। अब आरएनए से हमारी क्या बन गई? प्रोटीन। इसने सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, डिकोड किया, रीड की और क्या बना दी? प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्सिबल है आरएनए वो क्या है? प्रोटीन्स का रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? डीएनए का बेसिक फंक्शन था हमारे पास कि वो इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स से नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग जो हैं उनके बनते उनमें ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और फिर हमारे पास डीएनए से आरएनए की तरफ सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती। आरएनए जो है वो उसको रिसीव करता है और फिर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है टॉपिक वो हमारे पास आता है विटामिन्स का। विटामिन्स जो हैं बेसिकली बेटा उसमें हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, नंबर 1 फैट सोलुबल एंड नंबर 2 वाटर सोलुबल। फैट सोलुबल एंड वाटर सोलुबल। अब विटामिन्स जो हैं हमारे पास साइंटिस्ट आया था एक हॉपकिन, उसने जो है वो डिस्कवर किया था। उसने कहा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स के अलावा कुछ और सब्सटेंस भी जो हैं वो नॉर्मल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। वो कौन से सब्सटेंस हैं? वो हैं विटामिन्स। ठीक है, इसे 1912 में हॉपकिन साइंटिस्ट था, उसने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। क्लियर? उसने कहा था ये जो सब्सटेंस हैं ये बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं जिसको एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं।
क्या कहते हैं इनको? एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स भी इसको कहते हैं। क्लियर? इसके बाद विटामिन्स का जो नेम था वो एक साइंटिस्ट था फंक, उसने इसका नेम जो है वो डिस्कवर किया था। क्लियर? जो डिस्कवरी थी विटामिन्स की वो हॉपकिन ने की और नेम जो था वो किसने दिया? फंक ने दिया। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आते हैं फैट, टू टाइप्स हैं विटामिन्स की, नंबर 1 फैट सोलूबल एंड नंबर 2 इज वाटर सोलूबल। फैट सोलूबल विटामिन्स वो होते हैं विच डिजॉल्व इन फैट्स, जो फैट्स में ही डिजॉल्व होते हैं उनको क्या कहते हैं? फैट सोलूबल विटामिन्स। इनमें हमारे पास आते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये वाले जो विटामिन्स हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हमारे जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हो जाएं तब भी ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद हो जाएं तो वो भी हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। एक नॉर्मल क्वांटिटी जो है जो उसकी गिवन है उसी में ही हमने जो है वो उसको देखना है। जैसा कि विटामिन डी है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन इसकी हो जाए बॉडी में तो ये जो है वो बोन पेन और बोन लाइक डिपॉजिट्स इन द किडनी जो है वो शो करते हैं। इसके अलावा डेफिशिएंसी जो है वो इसकी डिफरेंट विटामिन्स की वो भी हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ जो है वो कॉज करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है बेटा, आपकी बुक में जो है वो एक टेबल दिया हुआ है जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों के जो है वो यूजेस भी दिए हुए हैं, सोर्सेज भी दिए हुए हैं और उनकी डिजीज़ भी दी हुई हैं कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए या बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए तो बेटा उसमें क्या होता है कि इनमें डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो कॉज होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस शो होती है और विटामिन डी से रैकेट्स जो है बेटा वो बीमारी होती है सूखने की बीमारी, मतलब हड्डियों का सूख जाना। क्लियर? इसके साथ सोर्सेज जो है विटामिन ए के वो कहाँ से हम लोग इनको हासिल करते हैं? ऑयल से, एग से, फिश से, फैट से और ग्रीन पिगमेंट्स मीन ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स वगैरह से भी हम लोग ये जो है हमारा क्या है इसका सोर्स है। और विटामिन डी जो है वो बेसिकली हमारे पास फिश लिवर से, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड फैट्स जो है वो इसके सोर्सेज हैं। यूजेस की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ए जो है वो हेल्थ को मेंटेन करता है, एक्ट एज एन रेटिना डार्क अडेप्टेशन मैकेनिज्म, कि वो उसके रेटिना जो है वो हमारी आई में प्रेजेंट होता है, उसके मैकेनिज्म को क्या करता है उसमें हेल्पफुल है और उसको कंट्रोल करता है। विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एज एन कैल्शियम और हमारी जो बोन्स हैं उनको हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें रैकेट्स जैसी डिजीज़ जो है वो अकर हो जाती है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास आता है वाटर सोलूबल विटामिन। अब जैसे हमारे पास फैट थे, फैट का था मतलब जो फैट्स हैं वो डिज़ोल्व होती हैं फैट सोलूबल में ही, तो वाटर जो हैं दैट डिज़ोल्व इन वाटर, जो विटामिन वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उनको क्या कहते हैं? वाटर सोलूबल विटामिन्स। इनमें हमारे पास आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, ये बॉडी के अंदर जो हैं रैपिडली एक्सक्रीटेड जो हैं वो रैपिडली हो जाते हैं। इसके अलावा ये ज़्यादा जो हैं वो टॉक्सिक नहीं है अगर ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो जाएं। ठीक है, ये दोनों ए और बी और सी जो हैं अगर दोनों लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास आ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिज़ीज़ जो है वो कॉज नहीं करते, लेकिन इनकी डेफिशिएंसी जो है वो डिज़ीज़ जो है वो कॉज करती है। इसके बाद बात आती है हमारे पास
इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन्स के वाइटामिन्स जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल जो है वो क्यों है। जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया था बेटा कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ये तो बॉडी में प्रेजेंट हैं ही, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसे सब्सटेंस भी जो बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं, वो कौन से हैं? वाइटामिन्स हैं। और ये वाइटामिन्स जो हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हम लोग जो हैं वो अपनी फूड से जो हैं वो हासिल करते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, एग्स हो गए, ऑयल्स हो गए, इन सब चीज़ों से हम लोग जो हैं वो अपना वाइटामिन जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। और हमारी बॉडी जो है एक मेटाबॉलिज्म जो है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म वो शो करती है। क्लियर? यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। उसके साथ बेटा एक कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम्स आपकी बुक में है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में, वो आपने अच्छे अंदाज में जितने भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे अंदाज में लर्न करनी है। उसमें से MCQs आता है, लेकिन जो कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम्स हैं ये आप लोगों का टास्क है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो आ जाता है। एंजाइम्स का टॉपिक बहुत आसान है, आपकी 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक में भी जो है वो मौजूद है। ठीक है, इसके साथ हमारा आज का ये चैप्टर भी यहाँ पर क्लोज होता है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।